देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात जब मैं बरसोल रेलवे स्टेशन पर उतरा तो अब मुझे वहां से झालोर जाने के लिए अगली ट्रेन लेनी थी। पर जब मैंने टिकट काउंटर पर झालोर जाने वाली ट्रेन का टिकट मांगा तो टिकट काउंटर पर बैठी मोहतरमा बोली, देखिए झालोर जाने के लिए यहाँ से सिर्फ एक ही पैसेंजर ट्रेन चलती है, वो भी सिर्फ गुरुवार को, जो अभी अभी यहाँ से निकली है। उस मोहतरमा जी के ये कहते ही मैंने उनसे सवाल करते पूछा, अरे फिर अब मैं क्या करूँ? जिस पर उस मोहतरमा ने कहा, वैसे तो वो ट्रेन तुम अभी भी पकड़ सकते हो, बशर्ते कोई रिक्शा वाला तुम्हें खपरेल पहुँचाने के लिए तैयार हो जाए। अभी वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि तभी 2-4 लोग और टिकट लेने आ गए, जिस वजह से मुझे वहाँ से जाना पड़ा। खैर, जैसा कि मुझे पता चल ही गया था कि मैं अभी वो आखिरी ट्रेन पकड़ सकता हूँ, बस मुझे किसी तरह खपरेल पहुँचना था। इसलिए मैं फ़ौरन ही स्टेशन से बाहर निकला। स्टेशन से बाहर निकलते ही मुझे कई रिक्शे वाले नज़र आए। मैं उनमें से एक रिक्शे वाले को आवाज़ देते हुए बोला, अरे भैया खपरेल चलोगे क्या? अभी मैंने इतना कहा ही था कि पता नहीं सभी के सभी रिक्शे वाले मुझे घूरने लगे। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि उस रिक्शे वाले ने बोला, खपरेल जाने की हिम्मत तो हम में से किसी की नहीं है भाई। उस रिक्शे वाले के ये कहते मैं चौंक गया और जब मैंने उस रिक्शे वाले से मुस्कुराते पूछा, अरे भाई मैं किसी जंग पर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो बस अपनी ट्रेन पकड़नी है। मेरे ये कहते उस रिक्शे वाले ने मुझे एक रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो भाई साहब, ये रास्ता सीधे खपरेल हॉल्ट जाता है। अगर आपको अपनी ट्रेन पकड़नी है तो पैदल ही निकल जाइए, करीबन 15 मिनट में आप खपरेल पहुंच जाएंगे। उस रिक्शे वाले के ये जवाब देते ही मैं समझ गया कि सच में इनमें से कोई भी रिक्शे वाला नहीं जाएगा। पर मेरे लिए दिक्कत वाली बात यह थी कि मैं यहाँ पर एक अजनबी था, तो ऐसे अकेले किसी सुनसान रास्ते पर चल पड़ना मेरे लिए ठीक नहीं होता। अभी मैं अपनी सेफ्टी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उस रास्ते से एक रिक्शे वाला आया और मेरे पास आकर बोला, कहाँ जाना है भाई साहब? उस रिक्शे वाले के ये पूछते ही मैंने झट से कहा, खपरेल। मेरे ये बताते ही उसने अगला सवाल करते पूछा, खपरेल हॉल्ट या खपरेल गांव? उसके ये पूछते मैंने कहा, हॉल्ट हॉल्ट। मेरे ये कहते उसने मुझे रिक्शे में बैठने को बोला। रिक्शे में बैठाने के बाद वो मुझे लेकर वहाँ से निकल गया। अभी हम कुछ दूर आ ही थे कि मैंने जिज्ञासावश उस रिक्शे वाले से पूछ ही लिया, भाई साहब ये बाकी के रिक्शे वाले खपरेल हॉल्ट आने से मना क्यों कर रहे थे? मेरे सवाल का जवाब देते हुए उस रिक्शे वाले ने बोला, अरे भैया वो रिक्शे वाले इसलिए नहीं आए क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्हें ख्याकी के दर्शन हो जाएं। उस रिक्शे वाले के ये कहते ही मैंने कहा, ये ख्याकी कौन है? मेरे ये पूछते उस रिक्शे वाले ने बोला, साहब आप ये सब नहीं जानो तो ही अच्छा है। आप बस इतना ध्यान रखना कि रिक्शे से उतरने के बाद बिना इधर उधर देखे सीधे ट्रेन में चढ़ जाना, और ध्यान रखना कि ऊपर वाली सीट पर जाकर ध्यान से लेट जाना जब तक कि ट्रेन खुल ना जाए। और हाँ, ट्रेन जब बोखरा स्टेशन पर रुकेगी तब आप जो चाहो कर सकते हो। जिस तरह से वो रिक्शे वाला मुझे बता रहा था कि आगे मुझे क्या करना है, उससे मैं थोड़ा घबरा तो गया था, क्योंकि उसके बाद से साफ पता चल रहा था कि वो जो कुछ भी बोल रहा है वो सब सच है। खैर, इसी बीच जब रिक्शे वाले ने रिक्शा रोका और कहा, भाई साहब मैं इससे आगे नहीं जा पाऊँगा, कुछ आगे ही हॉल्ट है, आप दौड़ते हुए चले जाइए और जैसा मैंने बताया वैसे ही करना। इतना बोलकर उस रिक्शे वाले ने अपना किराया लिया और वहाँ से चला गया और मैं ठीक उसके कहे मुताबिक दौड़ते हुए आगे बढ़ा। कुछ आगे बढ़ते ही मुझे ट्रेन दिखाई दी, पर हैरानी वाली बात ये थी कि उस ट्रेन में कोई सवारी नज़र ही नहीं आ रही थी। खैर, मैं ट्रेन की ओर दौड़ता रहा और जैसे मैं ट्रेन में चढ़ा तो मैंने देखा कि सच में उस बोगी में एक भी यात्री नहीं है। पूरी की पूरी बोगी खाली ही थी। देखते ही देखते मेरे अंदर का डर और भी बढ़ने लगा। चूँकि मैं खाली पड़े बोगी में अकेले बैठना नहीं चाहता था, तो ऐसे में मैं उस बोगी से होते हुए दूसरी बोगी में गया, पर वो भी पूरी तरह से खाली ही थी। फिर जब अगली कुछ बोगियों में भी मुझे कोई यात्री नहीं दिखे तो मैं समझ गया कि ये ट्रेन बिल्कुल खाली है, जो कि बड़ी अजीब बात थी। एक तो पहले ही दिमाग में रिक्शे वाले की वो ख्याकी वाली बात घूम रही थी, ऊपर से खाली ट्रेन देखकर अब डर भी हावी होता जा रहा था। मेरे अंदर बढ़ती बेचैनी से मैं भांप चुका था कि कोई मुसीबत आने वाली है। लिहाजा मैं सबसे पहले ट्रेन के सबसे ऊपर वाली सीट पर जाकर लेट गया और आंखें बंद करके ट्रेन के खुलने का वेट करने लगा। फिर जब ट्रेन ने हॉर्न दिया तो ट्रेन का हॉर्न सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, और जब ट्रेन वहाँ से खुली
तो मैं उठकर बैठ गया। अभी मैं उठकर बैठा ही था कि तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, पर वो आहट नॉर्मल नहीं थी। उस आहट के कानों में पड़ते ही मेरा पूरा बदन अपने आप ही कपकपाने लगा। दिल की धड़कनें एकाएक तेज हो गईं और फिर देखते ही देखते माथे से पसीना छूटने लगा। ये पहली बार था जो ऐसा मुझे कुछ महसूस हो रहा था। मैं फिर से लेट गया और अपनी आंखें मीच ली। वो आहट आनी बंद हो गई, पर मैं उसी सीट पर लेटा रहा। फिर जब ट्रेन एक जगह पर रुकी तो अचानक ही बहुत सारे लोग ट्रेन में चढ़ने लगे और लोगों को ट्रेन में चढ़ता देख मुझे भी अच्छा लगने लगा। और उन यात्रियों को देखकर मैं ऊपर वाली सीट से उतरकर नीचे खिड़की वाली सीट पर आकर बैठ गया। जिसके बाद का सफ़र मेरा नॉर्मली रहा, पर ट्रेन से उतरने के बाद जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा, जहां पर कुछ दिनों तक मेरी तबीयत खराब ही रही, पर जब मैं ठीक हुआ तो मैंने पता किया कि उस खपरेल हॉल्ट पर ट्रेन रुकती क्यों है, जबकि कोई वहां चढ़ता ही नहीं है। तो पता चला कि वहां ट्रेन अपने आप ही रुक जाती है और करीबन आधे घंटे के बाद ही ट्रेन वहां से खुलती है, जब तक कि ट्रेन का ड्राइवर वहां बने मंदिर में विधि पूर्वक पूजा नहीं कर लेता। पर वो पूजा किसी भगवान की नहीं करता, बल्कि ख्याकी की करता है, जिसके बाद ही ट्रेन वहां से खुलती है। दोस्तों, ख्याकी किस बला का नाम है और उसकी पूजा ट्रेन के हर चालक को क्यों करनी पड़ती है, ये मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, सूरज ढलते ही उस दिन आसमान लाल हो गया था। भकरौली स्टेशन पर ट्रेन अचानक ही रुक गई थी। इंजन में आई खराबी की वजह से रात भर यहीं पर ठहरना पड़ा। इधर संतोष थकान से चूर था। उसने खिड़की से बाहर झांका तो सिर्फ टिमटिमाती पीली लाइटें और खाली प्लेटफार्म ही दिखाई दिया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। वो बैग को कंधे पर डालकर प्लेटफार्म पर उतर आया। स्टेशन बहुत छोटा और वीरान था। जंग लगी बेंचें, टूटे सेड और दीवारों पर पुराने पोस्टर। देखने पर सब कुछ लग रहा था जैसे कि सालों से किसी ने यहाँ पर हाथ ही न लगाया हो। प्लेटफार्म के अंतिम छोर पर अंधेरे में एक किन्नर खड़ी थी। उसकी चटक लाल साड़ी हवा में फड़फड़ा रही थी। उसका चेहरा भारी मेकअप से सजा हुआ था। गहरा काजल, लाल लिपस्टिक और माथे पर बड़ा सा बिंदिया। संतोष की नज़र उससे टकरा गई। उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि एक पल के लिए संतोष को लगा जैसे कि वो उसकी आत्मा तक देख रही हो। बिना कुछ सोचे समझे संतोष ने जेब से कुछ रुपए निकाले और वो आगे बढ़ा। किन्नर ने पैसे लेते वक्त उसकी हथेली को हल्के से छुआ। स्पर्श इतना ठंडा था कि संतोष का पूरा शरीर सिंहर उठा। लेकिन वो किन्नर मुस्कुरा गई, पर उस मुस्कान में कोई मिठास नहीं थी, केवल एक अजीब सा खालीपन था। संतोष जल्दी से स्टेशन से बाहर निकला और पास ही में एक पुरानी गेस्ट हाउस में उसने एक कमरा ले लिया। वो कमरा छोटा सा और नम और अंधेरे से घिरा हुआ था। लकड़ी का बिस्तर हर हल्की सी हरकत पर चरमराता था। उसने अपना बैग रखा और खिड़की बंद कर दी, पर फिर भी कमरे में एक अजीब सी सनसनाहट बनी हुई थी। रात बढ़ने के साथ ठंड भी बढ़ती गई। संतोष कंबल ओढ़कर लेट गया, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार उसकी याद में वही किन्नर की गहरी आंखें और ठंडा स्पर्श घूम रहा था। फिर पता नहीं अचानक की बिजली चली गई तो वो कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। तभी संतोष ने फोन की टॉर्च चलाई, पर उस रोशनी में उसे लगा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। लेकिन जब उसने टॉर्च घुमाई तो वहां पर कुछ भी नहीं था। तभी उसे अपने बाएं कंधे पर ठंडी सांसें महसूस हुई। वो तेजी से पलटा तो कुछ नहीं था, पर उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि सब कुछ उसकी थकान की वजह से है, लेकिन ठीक उसी पल हवा में सड़े फूलों जैसी गंध फैल गई। वो अपने बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ गया तो बाहर गलियारे में भी सन्नाटा छाया हुआ था, पर फिर भी उसे लगा कि कोई उसके नाम को बहुत धीरे धीरे पुकार रहा है। दरवाज़ा बंद करके वो वापस से लेट गया, पर आधी रात के बाद उसे लगा कि उसके पैरों पर कोई हल्का सा वजन है। जब उसने कंबल हटाया तो उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब उसने टॉर्च बिस्तर के नीचे डाली तो वहां पर एक लाल साड़ी का कोना पड़ा हुआ था, ठीक वही जो किन्नर ने पहनी थी। कपड़ा इतना ठंडा था कि उसे छूते उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गई। पर उस रात संतोष को सपना आया तो सपने में वो भकरौली स्टेशन के पीछे वाले सुनसान मैदान में खड़ा था। दूर वहां पर किन्नर खड़ी थी और उसकी आंखें अब जलती हुई लाल थी। वो धीरे धीरे संतोष की तरफ बढ़ रही थी,
लेकिन संतोष वहां से भागना चाहता था, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वो किन्नर जितनी नजदीक आती तो उतनी ही उसकी साड़ी हवा में फैलती जाती, जैसे कोई लाल छाया उसे घेर रही हो। पर सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो पसीने से तर था। वो लाल साड़ी गायब थी। संतोष ने तुरंत ही अपना बैग उठाया और वो स्टेशन की तरफ भागा। वहां पर ट्रेन तैयार थी। वो बिना पीछे मुड़े उस ट्रेन में चढ़ गया। तभी वो ट्रेन वहां से चल पड़ी। संतोष ने अपना बैग खोला तो उसका दिल धक से रह गया, क्योंकि कपड़े के बीच में एक छोटा सा लाल कपड़ा मड़ा हुआ रखा था। वही साड़ी का लाल टुकड़ा, उसमें अभी भी वही सड़ी हुई गंध आ रही थी। फिर उसके बाद की यात्रा में संतोष का मन बिल्कुल शांति नहीं हुआ और उसकी आंखें बार बार बंद होती और हर बार वही गहरी काली आंखें उसे घूरती हुई दिखाई देती। उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। शरीर में एक अजीब सी कमजोरी फैल रही थी। अगले स्टेशन पर उसने ट्रेन छोड़ दी और एक छोटी धर्मशाला में वो रुक गया। उसके कमरे में माँ दुर्गा की मूर्ति थी, तो संतोष ने मूर्ति के सामने काफ़ी देर तक बैठे रहने की कोशिश की, लेकिन रात होते ही वही ठंडक और वही फुसफुसाहट शुरू हो गई। पर इस बार वो छाया दीवार पर नहीं बल्कि छत पर दिखाई दी। एक लंबी सी आकृति जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे। फर्श पर लाल द्रव फैलने लगा। दरवाजा और खिड़की दोनों अंदर से बंद हो गए। पर संतोष चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। पर दोस्तों, उस रात उसे फिर से सपना आया। उस सपने में किन्नर ने एक छोटा सा दर्पण उसके सामने रखा। उस आईने में संतोष ने अपना चेहरा देखा तो उसकी आंखें अब किन्नर जैसी काली और गहरी हो चुकी थी। फिर जब सुबह वो उठा तो उसका चेहरा पहले से ज़्यादा पीला था। उसकी आंखों में एक अनजानी चमक आ गई थी। संतोष अपने घर पहुंच गया, लेकिन वो अब पहले वाला संतोष नहीं था। हर रात उसे लगता कि कमरे में कोई ना कोई खड़ा है। हर आईने में उसे अपनी आंखें अब अपनी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि वो अब अकेला नहीं है। दोस्तों, हर रात ठीक 12 बजते कमरे का तापमान अचानक ही गिर जाता। पंखा चलता रहता, पर फिर भी हवा में वही सड़ी हुई फूलों की गंध फैल जाती। शुरू में वो सोचता था कि शायद उसकी कल्पना है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। फिर एक रात वो बिस्तर पर लेटा था तो अचानक ही उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है और उसे घूर रहा है। तभी उसने अपनी आंखें खोली तो कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर उसकी अपनी परछाई के अलावा एक और लंबी पतली परछाई दिखाई दी। वो परछाई हिल नहीं रही थी, बस वो खड़ी थी, जैसे कोई चुपचाप से उसे देख रहा हो। तभी संतोष ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई तो वो परछाई गायब हो गई। लेकिन जब उसने टॉर्च बंद की तो वो परछाई फिर से वहाँ थी, पर इस बार थोड़ी और करीब। फिर अगली सुबह उसने शीशे में खुद को देखा तो उसकी आंखों का रंग हल्का बदल गया था। आंखों की काली पुतलियां अब पहले से ज़्यादा बड़ी और गहरी लग रही थी। वो घबराकर शीशे से दूर हट गया। फिर दिन भर वो काम पर रहा, लेकिन हर जगह उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बस में, ऑफिस में, यहाँ तक कि चाय की दुकान पर भी। हर बार जब वो पीछे मुड़ता तो कुछ भी नहीं होता, पर वो ठंडी सांस हमेशा उसके गले के पीछे महसूस होती। रात को घर लौटते ही उसने घर का दरवाज़ा बंद किया और अंदर से ताला लगा लिया। लेकिन आधी रात को उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, पर इस बार वो आवाज़ एकदम साफ थी। उसे वो आवाज़ इस तरह से सुनाई देती जैसे कि वो कह रहा हो कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। ये सुनते ही उसकी रूह कांप गई, जिस वजह से वो उठकर बैठ गया। पर कमरे में अब सिर्फ उसकी सांसें नहीं बल्कि दो लोगों की सांसों की आवाज़ें आ रही थी। उसने हिम्मत करके अलमारी खोली जहाँ उसने भकरौली स्टेशन से लाया हुआ वो छोटा सा लाल कपड़ा छिपा कर रखा था। वो कपड़ा पहले से ज़्यादा चमक रहा था, जैसे उसमें कोई जिंदगी आ गई हो। जब उसने उसे छुआ तो उस कपड़े से एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई और एक पल के लिए उसे लगा कि उसका अपना हाथ किसी और का है। फिर उसी रात का सपना और भी गहरा हुआ। उस सपने में वो भकरौली स्टेशन के पुराने प्लेटफार्म पर खड़ा था, जहाँ चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। वो किन्नर अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी लाल साड़ी हवा में नहीं बल्कि जैसे खून की तरह बह रही थी। उस किन्नर ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और संतोष की छाती पर रख दिया और बोला, अब तुम मेरे हो। तभी संतोष ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जम चुका था। तभी उस किन्नर की आंखों से दो काले धुएं के घेरे निकले और फिर धीरे धीरे संतोष की आंखों में समा गए। संतोष एकदम सपने में ही चौंक कर उठ गया और उसने एक जोर की चीख मारी तो उसकी माँ दौड़कर कमरे में आई और बोली, अरे बेटा क्या हुआ?
पर संतोष ने कुछ नहीं बोला। वो बस चुपचाप अपनी माँ को देखता रहा, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि वो अब संतोष की नहीं बल्कि उसी किन्नर की गहरी ठंडी और रहस्यमयी आंखें थी वो, जिस वजह से माँ डर गई और बोली, ये तेरी आंखों को क्या हो गया? तभी संतोष धीरे से मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान उसकी अपनी नहीं थी। फिर उसके बाद से संतोष दिन में सामान्य रहता, लेकिन रात होते ही उसका व्यवहार बदल जाता। वो अकेले में बैठकर घंटों दीवारों की तरफ देखता रहता। कभी कभी उसके मुंह से अनजानी भाषा में फुसफुसाहट निकलती। फिर एक रात उसके छोटे भाई ने देखा कि संतोष बिस्तर पर नहीं सोया हुआ था, बल्कि वो कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी और उसके चारों तरफ हल्का हल्का धुआं घूम रहा था। तभी उसके भाई ने डरते हुए आवाज़ लगाई, भैया। संतोष ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी पुतली अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। तभी उसने बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज़ में कहा कि अब संतोष यहाँ पर नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। और दोस्तों, यही सिलसिला रोज़ाना वहाँ पर चलता रहा, लेकिन संतोष आज भी वैसा ही है जैसा कि पहले था। पर उसके घर वाले आज भी समझ नहीं पाए कि आखिर संतोष को हुआ क्या है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।